चलिए, हाय दोस्तों। आज हम लोग अर्थशास्त्र का एक टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और ये 3 कंपोनेंट है। तीनों कंपोनेंट के बीच क्या संबंध है, ये संबंध को हम लोग अच्छे से समझेंगे और ऐसा समझेंगे ताकि लंबे समय तक मेरा दिमाग में बैठ जाए। तो देखते हैं क्या है AR, जिसको एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं, MR मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, और ED में संबंध। ED क्या है? मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए अब तीनों कंपोनेंट का संबंध देखते हैं। तो ये संबंध जानने से पहले हम लोग तीनों के बारे में बारीकी से थोड़ा सा जान लेते हैं। तो AR जानने से पहले हम लोग TR जानेंगे। क्यों? क्योंकि TR अगर हम जानेंगे तो उसी से AR हमको प्राप्त होता है। तो TR क्या होता है? जिस टोटल रेवेन्यू, हिंदी में कुल आय बोलते हैं उसको। अब कुल आय किसको कहते हैं? अगर किसी वस्तु की कुल मात्रा को बेचने से हमको जो आय प्राप्त होता है उसी को हम लोग कुल आय कहते हैं। अगर यदि मेरे पास 10 कलम है और 10 कलम को बेचते हैं, उससे हमको जो आय प्राप्त होता है वही मेरा कुल आय होगा, है ना। मेरे पास कितना कलम था? 10 कलम था। 10 कलम को हम बेच दिए। अब 10 कलम बेचने से हमको जो आय हुआ वही कुल आय हुआ। अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा AR। AR का होता है एवरेज रेवेन्यू। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? औसत आय बोलते हैं। औसत आय कैसे निकलता है? जब हम लोग कुल आय को समझ लिए अच्छा से, तो कुल आय को हम लोग प्रति इकाई से भाग देते हैं। हम लोग TR को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से, तब हमको एवरेज रेवेन्यू प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? जो TR, जिसको कुल आय कहते हैं, कुल आय को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? क्वांटिटी से। वस्तु की मात्रा से हम लोग भाग देंगे तो AR प्राप्त होगा। अब उसके आगे क्या है? MR है। क्या है? MR, जिसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, सीमांत आय बोलते हैं इसको हिंदी में। तो सीमांत आय कैसे प्राप्त होगा? कुल आय में जो भी विक्रेता की कुल आय है उसकी एक अतिरिक्त इकाई, मतलब जो भी कुल आय हुआ उसमें एक और इकाई को बेचने से, एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो भी विक्रेता को आय प्राप्त होता है वही MR होता है ना। जैसे हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर मेरे पास 10 इकाई पेन है, 10 इकाई पेन था, और एक कलम का दाम 10 रुपया था। एक कलम का दाम 10 रुपया था। ये कितना इकाई था? 10 इकाई। एक कलम का दाम 10 रुपया, तो मेरा कुल आय 100 रुपया हो गया। मेरा कुल आय कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। अब हम क्या करेंगे? 11 इकाई। अब हम क्या करेंगे? 10 इकाई के बाद एक अतिरिक्त इकाई, मतलब 11 इकाई बेचेंगे। 11 इकाई बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 रुपया हो जाएगा। 110 रुपया। तो ये हम 10वां इकाई बेचें, 10 इकाई बेचें तो 100 प्राप्त हुआ। 100 रुपया हमको कुल आय प्राप्त हुआ। अब एक अतिरिक्त इकाई, मतलब एक एक्स्ट्रा इकाई बेचे हम। 10 के बाद कितना? एक अतिरिक्त, हम एक बढ़ा देते हैं। कितना इकाई? 11 इकाई हुआ। अब 11 इकाई बेचे तो हमको 10 रुपया पहले की तुलना में अतिरिक्त प्राप्त हुआ। तो जो 10 रुपया एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ, ये 10 रुपया यहाँ जो एक्स्ट्रा मेरा प्राप्त हुआ, इसके तुलना में यही मेरा MR हुआ। तो हम लोग ये 3 कंपोनेंट देखें। एक कंपोनेंट और है ED, जिसको मांग की लोच कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है? ये ED, मांग की लोच। ये क्या बताता है? मांग की लोच बताता है हमको, यदि कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में एक इकाई की कमी या वृद्धि होने से उसकी मांगी गई मात्रा में किस गति से, किस दर से वृद्धि या कमी होगा, यही मांग की लोच कहलाता है।
अब हम लोग तीनों कंपोनेंट का संबंध देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, ए आर। ये ए आर, तो ए आर इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है ए आर इक्वल टू एम आर इंटू ई बाय ई माइनस वन। ये आपका ए आर इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं कि ए आर को हम लोग ए आर को पी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी। इट मीन्स प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मतलब प्रति इकाई कीमत भी कह सकते हैं हम लोग। तो हम ए आर के जगह में यदि हम पी लिखते हैं तो हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए आर लिखिए या पी लिखिए, एक ही चीज है, हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए आर इक्वल टू एम आर इंटू, यहाँ इंटू रहता है, इंटू मतलब गुना, एम आर इंटू ई बटा ई माइनस वन। अगला फॉर्मूला देखेंगे एम आर इक्वल टू क्या होगा? ए आर। अब हम ऊपर देख चुके हैं, ए आर को क्या बोलते हैं? कीमत भी कर सकते हैं, प्राइस भी कर सकते हैं। ए आर बोलिए या कीमत बोलिए। अब इसका फॉर्मूला एम आर इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन बाय ई, या इसको हम लोग ये ऐसे भी हम लोग को लिखा हुआ मिल सकता है, वन बाय वन माइनस वन बाय ई। अब इसको हम करेंगे तो यही आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसके नीचे भी फ्रैक्शन, वन बाय वन माइनस वन बाय ई। एलसीएम लेंगे ई और वन को, तो ई, अब वन से इसको डिवाइड करेंगे ई को तो ई आएगा, और ई को वन से इंटू करेंगे तो ई, माइनस ई से ई को डिवाइड करेंगे तो वन, वन को फिर वन से इंटू करेंगे तो वन। तो क्या आ गया? देखिए यही हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरह ये तीनों के बीच दो फार्मूला हम लोग अभी प्राप्त कर चुके हैं, और इस तरह तीनों एक दूसरे से संबंधित है। आगे देखते हैं, तीसरा फार्मूला हम लोग का है ईडी। ये ईडी तीसरा फार्मूला क्या बताने जा रहा है कि ईडी जो है, मांग की लोच जो है, वो एआर और एमआर पर निर्भर करता है। एमआर के चेंज होने पर, एमआर या एआर के चेंज होने पर ईडी कितना चेंज होगा, ये बताता है ये फार्मूला। तो ईडी इक्वल टू ए आर बाय ए आर माइनस एम आर। तो ये क्या बता रहा है? ए आर जो है, प्राइस जो है, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ए आर को हम लोग क्या बताएं? ए आर को हम लोग कीमत भी कहते हैं। तो हम लोग ए आर यहाँ लिखा हुआ है, इसको पी लिख सकते हैं, यहां भी पी लिख सकते हैं, पी बाय पी माइनस एम आर, पी माइनस एम आर। तो ये फार्मूला इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये तीनों के संबंध को हम लोग तीन तरीके से लिख सकते हैं, तीनों तरीके से। तो हम लोग एक बार फिर से दोहराते हैं, देखते हैं कि ए आर इक्वल टू, ए आर को हम लोग प्राइस भी कर सकते हैं, इसलिए ए आर इक्वल टू एम आर इंटू ई बटा ई माइनस वन। ये क्या बता रहा है? ईडी को, मांग की लोच को बता रहा है, कंफ्यूजन नहीं करना है दोस्तों। तो अगला फॉर्मूला एम आर इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन बटा ई, या वन माइनस वन बाय ई। अब इसको हम करेंगे, इसको ऑपरेशन करेंगे तो यही आएगा। आगे थर्ड फार्मूला है लास्ट, ईडी, जिसको मांग की लोच कहते हैं। ये कैसे निकलता है? ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। अब ए आर को हम लोग पी बोलते हैं, तो हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए आर के जगह में पी
और फिर यहाँ ए आर है तो यहाँ भी पी माइनस एम आर को एम आर लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला रहा। और ये 3 तरीके से हम लोग ये तीनों कंपोनेंट के संबंध को जानते हैं। और हम लोग एक जानते हैं कि जो एम आर है, ये एम आर जो घटक है, इसको किसने दिया, इस कंसेप्ट को, इस अवधारणा को किसने दिया? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन और जेके मेहता, दोनों एक ही साथ इस कंसेप्ट को विकसित किया है और इस अवधारणा को दिया है, दोनों साथ मिल करके। तो दोस्तों आज हम लोग का क्लास यहीं तक रहा। इस तरह छोटा छोटा टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और कंफ्यूजन दूर करते रहेंगे।